सभी विद्यार्थीगण, परिषद के सभी पदाधिकारी और आयोजन समिति के सभी सदस्य, इन सभी का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने विचार इन नौजवानों तक पहुंचा सकूं। विशेष तौर से मैं आदरणीय किशोरी लाल जी, महेश इंदिरा जी और चाहर साहब का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इस इतना अच्छा आयोजन किया है। जितने बच्चे जुड़े हैं उन बच्चों से भी मेरा एक यही निवेदन रहेगा कि आप ध्यान पूर्वक जुड़े रहें, सुनते रहें सभी वक्ताओं को, और इसके बाद में आप में क्या परिवर्तन होता है उसका आपको अनुभव स्वयं करना होगा। आज का विषय आपके कैरिकुलम से संबंधित नहीं है, इसलिए एक अध्यापक की दृष्टि से मत सुनिए, एक साथी की दृष्टि से आप सुनिए तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो अधिक समय न लेते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रखता हूं। ये जिस कोर्स को आप करने के लिए आए हैं, कई लोग इसमें आए होंगे मजबूरी की वजह से कि उनका फर्स्ट ईयर में पहले अटेम्प्ट में नीट दिया होगा, नहीं हुआ होगा, कुछ के कुछ मार्क्स कम रह गए होंगे, तो आपने मजबूरी में इसको स्वीकार किया होगा। लेकिन कभी आपने इनसाइट अगर इसका देखने की कोशिश की होगी तो ये मेडिसिन के फील्ड में बहुत प्रोमाइजिंग कैरियर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के प्रेजेंटेशन में दो विषयों पर, तीन विषयों पर रादर हम फोकस करेंगे। एक जो हमारा कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है कि बीएमएस में क्या होता है, एक बियॉन्ड बीएमएस, आप क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं, और कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो आपको हो सकता है थोड़ा सा इंस्पायर करें। ये बीएमएस की परिभाषा आप लोगों ने सुना होगा कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, लेकिन ये हमारे मित्र हैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी, एक कार्यक्रम में उनके साथ में हम थे तो उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा इसकी दी है और उन्होंने लिखा है बीएमएस को ए ब्रिज बिटवीन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। सो इसका अर्थ क्या है?
जब आप इस परिभाषा की तरफ जाते हैं तो बहुत कुछ आपका फ्यूचर जो है वो आपके सामने दिख जाता है। आप बीएमएस करने के बाद में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, जहां आपको जो भौतिक चीजों की दृष्टि से अगर देखें, आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि मैं मानव समाज की सेवा के लिए यहाँ आया हूँ। आपको सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। धन मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, और खाली भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन मिलेगी। और एक बात निश्चित आप जान लीजिए कि इसके बाद आपको ये लगेगा कि बीएमएस केवल और केवल औषध, केवल वेलनेस के लिए ही नहीं है, बल्कि ये एक पूर्णतया औषधीय चिकित्सा का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बीएमएस की ये नई परिभाषा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी ये एक मेरी परिकल्पना थी 2000 में, यानी कि आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व ये लोगो हमने डिजाइन करवाया था। और इसमें एक ऋषि जी हैं जो एक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। इसका थॉटफुल प्रेजेंटेशन क्या है कि आप सब लोग साइंस बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हैं और आप साइंस इन डेप्थ आपको पता होती है। तो आयुर्वेद, जिसको हम एंशिएंट साइंस कहते हैं, उसको आपकी बहुत जरूरत है। और हम चाहेंगे, इसका जो लोगों का मेन फोकस है वो ये है कि हमारा आयुर्वेद को मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव में आप किस तरीके से प्रेजेंट कर दुनिया के सामने रख सकते हैं, ये आप लोगों की ही ड्यूटी रहेगी अब आगे से। या फिर आपके हाथ में है कि आप बीएमएस करें और एक मॉडर्न के अम्ब्रेला के नीचे अपने आप को समेट लें, एक छोटी सी क्लिनिक खोल लें कहीं भी, 10 बाई 10 स्क्वायर फीट की, और एलोपैथ की मेडिसिन से आप स्टार्ट करें, तो आप हमेशा हमेशा सेकेंड ग्रेड सिटीजन ही रहेंगे। क्योंकि उस घर में जो आपके घर के सामने है बहुत अच्छा बना है, आप अपने दोस्तों को 1 या 2 बार घुमाने ले जा सकते हैं, कह सकते हैं मेरे पड़ोसी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे रिलेटिव हैं। बट आपको वहां परमानेंटली कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप वहां हमेशा नहीं रह सकते। सो एलोपैथ साइड को अगर आप अट्रैक्टिव समझते हैं, यस दे आर, चूंकि अभी आगे बताएंगे कि उसके रीजन भी कुछ होते हैं, लेकिन आप उसके अम्ब्रेला के नीचे अपने आप को कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सो ये आपके ऊपर है कि आप आयुर्वेद को सद्योपान ग्रहण कर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कैरियर को हाइट्स तक ले जा सकते हैं। ये एक वीडियो है, इसको प्ले करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी आपके साथ के बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गए होंगे।
तो यह समाज में जब आप बताएंगे कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद पढ़ने जा रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन आता है कि आखिर आयुर्वेद क्या है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ये 1 मिनट से भी कम की वीडियो है और इसमें एक आम आदमी क्या कहता है आयुर्वेद के विषय में। It is about how you achieve a balance between mind, body, and environment. It's about bringing balance in life, Emerging science, well-being, lifestyle, prakriti, dedication, knowledge of life. immunity. Future of medicine world. For me, it's empowerment. Health. Rejuvenation. Change. Ayurveda is about nature, dincharya. Longevity, transformation. So it is an ancient Indian science. सो ये आपने देखा, और ये जितने भी कॉमन आदमी हैं, ये सब, ये कोई आयुर्वेद के व्यक्ति नहीं हैं। तो हर आदमी का एक पर्सपेक्टिव है कि वो किस तरीके से आयुर्वेद को देखता है, लेकिन आयुर्वेद इज ए टोटल होलसम थॉट ऑफ ऑल दीज व्यूज। सो आपके सामने एक बहुत अच्छा कैरियर है जिसको आप अचीव कर सकते हैं। अब आप के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपके पास में जो मेरा अपना अनुभव रहा है विगत कुछ वर्षों का, आयुर्वेद के कॉलेजेस में जाकर बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का, एक है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे नए बच्चों में सबसे पहला इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये आता है कि हम जाना कहाँ चाहते थे, आ कहाँ गए। तो एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हमने सोचा था हम वहां जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो उसकी वजह से एक मन के अंदर एक हीन भावना सी पैदा हो जाती है। तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम चाहते हैं वो प्राय नहीं हो पाता, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई, हमारे रास्ते बंद हो गए। एक पुरानी कहावत है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई न कोई एक नई विंडो दिखाई देती है, उससे पहले वो हमें दिखती भी नहीं है, और वो एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि जहां एक डेड एंड पर रोड पहुंच गई और उसके बाद में उन्होंने जितना एक्सील किया, ना वो खुद सोच सकते थे, ना उनके दोस्त सोच सकते थे कि ये वहां जा सकता है। सो इसलिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहना चाहिए। हम आगे चर्चा करेंगे पर्टिकुलरली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे ही, कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है। दूसरा चैलेंज है lack of awareness about Ayurveda as a career in public health। चूंकि
मन से सोच के ही नहीं आए थे जब नीट दिया था कि हम आयुर्वेद में जाएंगे, सोचा कुछ और था। अवेयरनेस नहीं है, इंटरमीडिएट तक बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता, या आयुर्वेद की नॉलेज आपने एक्वायर की हुई होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको विधिवत पढ़ाया नहीं जाता। एक और बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि हमारे शहरों में, हमारे गांव में, या हमारी लोकेलिटी में जहां से हम आते हैं, वहां आयुर्वेद के फिजिशियंस एज ए आइडियल बहुत कम जगह पर मिलते हैं। हर एक शहर में कोई ना कोई बड़ा फिजिशियन होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ जब बायोलॉजी लिया है, ये सोचा है कि हम मेडिकल साइंस में जाएंगे, तो मन में आता है कि हम इस जैसे बनेंगे। तो आयुर्वेद के अधिकांश जगहों पर बहुत अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड फिजिशियंस नहीं थे। थे शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि अब बहुत तेजी के साथ में समय बदल रहा है, और अब छोटे छोटे शहरों में भी, जिसको हम कह सकते हैं कि तहसील लेवल पर भी, आयुर्वेद के अच्छे फिजिशियंस हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आखिरी सवाल जो आप सब के बहुत नजदीक है, मन में आता है कि मैं एक बार और ट्राई कर लूं, नीट एक बार और दे लेता हूं। यहाँ मैं आपको अपने एक मित्र की कहानी सुनाऊं। कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है। हमारे साथ में मेडिकल ऑफिसर थे हमारे एक मित्र, उनकी बेटी ने इंटरमीडिएट में पीसीएम विद बायोलॉजी लिया, और मेन फोकस उसका एमबीबीएस में जाने का था, यानी कि मेडिकल साइंस में जाने का था। पूरे 2 वर्ष तक उसने आकाश में कोचिंग भी की, एंड द गर्ल वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। रिजल्ट आया, सी स्कोर 96 प्लस इन इंटरमीडिएट, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कहीं भी, उन दिनों सीपीएमटी हुआ करता था, कहीं भी उस बच्चे का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसने ऐसे ही, जो कि मैथमेटिक्स भी लिया हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में यूपी सीट के नाम से वो हुआ, एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसने उसको भी ऐसे ही अटेम्प्ट किया। उसने कभी नहीं पढ़ा इस दृष्टि से कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी, लेकिन उसने गर्ल्स में 3rd नंबर लिया पूरी यूपी में। Then she realized herself कि क्या मुझे 1 साल और खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके पेरेंट्स ने कहा कि आपके नंबर बहुत थोड़े से उससे कमी आई है, अगले साल और मेहनत कर लो। बट द गर्ल रिफ्यूज्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन दे कॉल मी, क्या आप इसको थोड़ा सा समझाइए, 1 साल का कोई वो नहीं होता, फटाफट हो जाता है। तो मैंने उनसे बात करी, तो उसने कहा अंकल मैं जितनी मेहनत कर सकती थी वो मुझे पता है, इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती थी, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय 1 ईयर व्हिच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और मैं नहीं करूंगी, मैं इंजीनियरिंग करूंगी। उसके पेरेंट्स ने उसकी विचारों को वैल्यू किया। उसके बाद में उस लड़की ने सक्सेसफुली इंजीनियरिंग की। उसके बाद में उसका सिलेक्शन हुआ, वो इसरो में हुआ।
कैंपस प्लेसमेंट इसरो में हुआ, 1 से 1.5 साल उसने वहां काम किया। देन शी रियलाइज कि मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद में उसने अपने आप से ही GRE क्रैक किया और वो अमेरिका में MS करने के लिए चली गई। आज वो लड़की टेरिटरी हेड है नेटफ्लिक्स की, और आप सारे बच्चे नेटफ्लिक्स जरूर जानते होंगे। ये दृष्टांत मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि आपको आपसे ज्यादा जज कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत कम की है और मैं शायद और मेहनत करूं तो मैं अगली बार क्रैक कर सकता हूं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से आपने ये इवेलुएट कर लिया कि मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता या कर सकती, तो आपको ध्यान लगाकर अपने इस ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कारण उसका ये है कि अगर आप 1 साल और नीट देना चाहेंगे तो आप BMS का फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पास भी हो गए तो आपको जो नॉलेज फर्स्ट ईयर में मिलनी चाहिए आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स की, वो नहीं मिलेगी। तो आप पूरे अगले 4 साल में भी स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इवेलुएट कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए और बहुत ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए कि क्या आप इससे ज्यादा मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। इफ आंसर इज यस, हाँ जाइए, गो फॉरवर्ड। लेकिन अगर आंसर ऐसे ऐसे हो रहा है या डेफिनेटली नहीं भाई हम इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, कंसंट्रेट ऑन BMS, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मैंने बात करी, वो क्यों है, क्यों आता है, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आखिर है क्या। ये हमारे अंदर एक इस तरीके की बहुत गहरी फीलिंग आ जाती है कि हमारे अंदर कोई कमी है, और उससे क्या होगा, हमारे अंदर कई फैक्टर्स होते हैं उसके जिसकी वजह से हमें इन्फीरियरिटी महसूस होती है कि हमारे अंदर कोई कमी है, और वो कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम हर चीज को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस पे होता है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो अच्छे से पढ़ नहीं सकता, अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो वो अच्छे से अपने जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता, और धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो सेल्फ एस्टीम है उस पर ये इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर अगर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो उनके अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन को वो रिसीव या अंडरस्टैंड करने की क्षमता ही खो देते हैं। तो ये इस तरीके से आपने आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाना है, और धीरे धीरे ये इन्फीरियरिटी एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है कि अपने आप को लगता है कि मेरे अंदर तो कमी है ही नहीं और मैं ऐसा ही हूं। सो टोटल ब्लैकआउट। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स, अच्छा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही इन्हीं परिभाषाओं के साथ में है। वो व्यक्ति ये समझने लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता और मेरे आगे पीछे या मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं उनके अंदर कोई कमी है, एंड आई एम सुपीरियर टू देम। एंड स्लोली वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरीके से उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती है कि वो ये समझने को तैयार ही नहीं होता कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें तुमसे ज्यादा पता हो। तो दोनों ही स्थिति बहुत खराब है। और बीएमएस के बच्चे, उनके अंदर सबसे बड़ी इन्फीरियरिटी ये रहती है कि हम एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हुए। सो इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू नंबर्स कि आप फेंस के उधर नहीं जा पाए, इधर रह गए, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इसमें इन्फीरियरिटी जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अभी क्या है कि हर व्यक्ति जो है वो सक्सेस चाहता है, सफलता के लिए हम काम करते हैं, हम ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये विषय हम एक अच्छी पर्सनालिटी कैसे बने उसके आरंभ में हम लेते हैं कि सक्सेस जो है वो एक दिन में अचीव नहीं की जा सकती, और जो सीढ़ी है उसी से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस पर पहुंच सकते हैं, वैसे आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी जब आप सुनते हैं तो बजाय उस सीढ़ी को तलाश करने के लिए जिस सीढ़ी को लगाकर वो आगे गए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे क्रिएट दिस लेडर। ये सक्सेस का स्टेप इन्होंने कैसे अचीव किया है बजाय उस सीढ़ी को ढूंढने के। तो एक अच्छी पर्सनालिटी का ये पहला गुण होना चाहिए कि उसका पूरा फोकस हो कि आई हैव टू गेट सक्सेस और आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ। तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके कुछ थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से गुण हैं। क्या है पर्सनालिटी? पहले तो ये भी जानना चाहिए ना कि पर्सनालिटी कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लर्न, वी मस्ट नो कि पर्सनालिटी आखिर होती क्या है। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके गुण और उसकी वर्किंग स्टाइल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उसके कैरेक्टर में झलकता है। वो जैसा अंदर से हम हैं वैसा ही दिखता है। और किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे डिसाइड होती है, उसका कैसा बिहेवियर होगा, उसका कैसा प्रेजेंटेशन होगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसका एटीट्यूड कैसा होता है, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं, क्या उसकी मोरल वैल्यूज हैं, ये बहुत सारी चीजों का एक होलसम जो है वो पर्सनालिटी कहलाता है। अब पर्सनालिटी को जज कौन करता है? हम खुद तो अपनी पर्सनालिटी को जज करते नहीं है। हमारी इन्हीं बातों के आधार पर दूसरे लोग हमारी पर्सनालिटी को जज करते हैं। कहते हैं यार उसकी तो बड़ी इरिटेटिंग पर्सनालिटी है, या उसकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, इनके कंपोजिशन से, इनके कॉम्बिनेशन से ही किसी की
पर्सनालिटी बनती है। अब पर्सनालिटी तो आपकी हो गई, लेकिन पर्सनालिटी को आप कैसे अचीव करेंगे? ये 10 चीजें हैं एक अच्छी पर्सनालिटी को व्यक्त करने के लिए या अचीव करने के लिए, और इनमें से ये सर्कल में इसीलिए बनाई गई हैं कि आप जहां से शुरू करना चाहें उत्तरोत्तर उसी तरीके से आप अचीव कर पाएंगे। अभी हम अगर स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंस से, तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। तो कॉन्फिडेंस के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए हम एक एग्जांपल दिया करते हैं कि अगर किसी ने कहा कि मुझे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाना है और आप वहां कभी गए नहीं हैं, गूगल पे आपने देखा है, तो आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे जाइए तो वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है और वो राष्ट्रपति भवन है। लेकिन अगर वहां गए हैं तो आप कैसे बताएंगे? आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे या एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से आप टैक्सी लेंगे या इस नंबर की बस लेंगे या मेट्रो में बैठेंगे, फिर उसके बाद में आप फला स्टेशन पर मेट्रो से उतरेंगे, वहां के बाद आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां जाते वक्त ये प्रोसीजर, यानी आप वहां जा चुके होते हैं तो यू हैव द इम्पैक्ट इनर नॉलेज ऑफ दैट प्लेस, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ में आप कह देंगे कि हाँ आप वहां जाइए। इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से। सो जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको अच्छे से सीखने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। दूसरा गुण है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ए स्किल, पूरा का पूरा एक दिन इसमें जाया जा सकता है कि हमें एक दूसरे के साथ में कैसे बात करनी चाहिए, कौन से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं करने चाहिए या जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सो एक गुड कम्युनिकेशन स्किल एक पर्सनालिटी का बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। आपकी अपीयरेंस भी बहुत कुछ कहती है। आप ढीले ढाले हैं, बैठे हुए हैं क्लिनिक में ऐसे ही चुपचाप, कोई पेशेंट आता है, नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए भैया, और एक आइए, यस प्लीज वेलकम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अपीयरेंस से आपकी पर्सनालिटी को डिनोट करती हैं। फिर आता है पैशन फॉर वर्क। अगर आपको काम करने में आनंद नहीं आ रहा है, उसके प्रति आप पैशनेट नहीं हैं, तो आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा, अभी आप इंटरमीडिएट कर आए, कुछ लोग हो सकता है बीएससी करके आए हो, फर्स्ट ईयर करके आए हो बीएससी का, तो आपने देखा भी होगा कि आउट ऑफ योर कैरिकुलम कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपके क्लोज टू योर हार्ट होते हैं या आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो उनमें आप बहुत पैशनेटली पढ़ते हैं बाकी के मुकाबले में। तो आपको अब आयुर्वेद पढ़ना है, सो यू मस्ट बी वेरी पैशनेट अबाउट नोइंग द आयुर्वेदा और रीडिंग द आयुर्वेदा। उसके बाद में ऑप्टिमिज्म। सबसे बड़ा हथियार है आशावाद। अगर आप ये सोचते रहेंगे यार इतनी मेहनत भी करी, उसके बाद भी हमारा जो है बीएमएस में हो गया, बड़ा दिक्कत हो गई, तो ये पैसिव चीज नहीं है और ये एक अच्छी चीज नहीं है।
आपको निराशावादी नहीं होना चाहिए। निराशावादी होने से बहुत सारे अवगुण आते हैं। आशावादी होना चाहिए और हमेशा आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, जहां अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपीयरेंस आपकी डिनोट की जाती है, आप क्या पहनते हैं, किस तरीके का आपका हाइजीन है। और बॉडी लैंग्वेज है कि जैसे ही आप चलते हैं आपका कॉन्फिडेंस उसमें झलकता है। आप बहुत डिसेंट हैं, आप बहुत बदतमीज हैं, यह आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है। उसके बाद में सोशल स्किल्स आता है। सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर क्या कितने एक्सपर्ट हैं। सोशल स्किल्स मीन्स है कि आप एक सोसाइटी में किस तरीके से मिक्सअप होते हैं, किस तरीके से सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। इसके लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप दो दोस्तों के बीच में, चार दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, आप जो बातें वहां आपस में कर सकते हो, सेम सब्जेक्ट पर आप अपने बहन के साथ अगर बैठे हो नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे हुए हो तो वहां उन बातों को नहीं कर सकते। आप एक बुजुर्ग से बात करें तो उसमें अलग आपकी सोशल एटिकेट होंगे, और आप अपने हम उम्र से बात करेंगे, उनसे बात करने के तरीके में बहुत अंतर हो जाता है। तो ये सोशल स्किल्स अगर नहीं है तो इनको डेवलप कीजिए। साइंटिफिकली बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी का मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ेंगे और आप लीडर कहलाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब होता है, या लीडरशिप स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए कि कभी भी अवसाद में या कभी भी इमरजेंसी में या कभी भी किसी काम को करने के लिए कुछ कहा जाता है तो आप आगे से आगे आकर लीड करें कि हाँ इस काम को मैं करूंगा या इस काम को हम सब मिलकर कराएंगे। या आपने देखा भी होगा कि 10 लोगों में अगर कोई जॉब दिया जाता है, कोई वॉलंटियर काम दिया जाता है तो करना सब चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर कहने वाले 10 में से 1 या 2 ही मिलेंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज द लीडरशिप क्वालिटीज। लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्निंग से पहले का स्टेप है लिसनिंग। मैं पहले दिन भी आप लोगों की वर्कशॉप में जुड़ा हुआ था, और जब इनॉग्रल सेशन चल रहा था तो मैं देख रहा था कि आप कितने उतावले हैं, किस तरीके से चैट बॉक्स में आप चैट कर रहे हैं। तो इट शोज दैट यू आर नॉट ए सीरियस लिसनर। और अगर आपको जानना है तो आपको सुनना पड़ेगा। बिना सुने आप बिल्कुल कुछ जान नहीं पाएंगे और उसको कहेंगे कि इर्रिलेवेंट आप हो जाएंगे किसी भी चीज के लिए। तो सीखिए, सुनना सीखिए, लोग जानना सीखिए कि मैं कैसे चीजों को सुन सकता हूँ, कैसे चीजों को जान सकता हूँ। कोई भी नई चीज जो है वो जरूरी नहीं है पहले से आती हो। इसके लिए एक स्लाइड हमेशा हमारी रहती थी, अभी मैंने इसको रिमूव किया है। वो है, उसका एक टैग लाइन भी है हमारी कि लाइफ स्टार्ट्स विद द डॉट, सो डज द नॉलेज।
अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब फिजियोलॉजी में जाएंगे, एनाटॉमी में जाएंगे आगे, तो आप देखेंगे कि जो फीटस का डेवलपमेंट होता है वो एक डॉट से होता है, और धीरे 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 9 मंथ में कंप्लीट फीटस एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से नॉलेज भी कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपको इससे पहले आयुर्वेद की नॉलेज नहीं थी तो इट्स नॉट ए बिग डील। आज से उसको पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे ग्रो करती है। तो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, तो आप अपने आप को कहीं भी पीछे नहीं पाएंगे। तो ये 10 पॉइंट्स हैं बच्चों पर्सनालिटी के, और ये वैसे तो बड़ा विषय होता है, एक एक पर एक एक घंटा बोला जा सकता है कि व्हाट आर द टूल्स टू इंक्रीज योर लर्निंग एटीट्यूड और व्हाट इज द टूल्स टू गेट कॉन्फिडेंस। लेकिन कहीं से भी शुरू करें, आप लिसनिंग से शुरू करेंगे तो अच्छा लिसनर होगा, वो लर्न अच्छा करेगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक चक्र है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा और अपने आप को एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह पेश कीजिए। अब ये बता दिया, लेकिन आप इसको अचीव कैसे करेंगे? छोटे छोटे टिप्स हैं, ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए, अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को जज कीजिए, और अगर आप इस तरीके का कहीं बैठे हुए हैं तो लोग क्या समझेंगे, और ऐसे ये बच्ची जो बैठी हुई है उदास, ये कैसे होगी? तो ये आपके अपीयरेंस है विच शोज योर इनर, कि आपके अंदर चल क्या रहा है इस समय। बहुत उदास होना, चीयरफुल होना अगले को भी बहुत प्रभावित करता है। इसी तरीके से आप क्या पहनते हैं, जो मैंने अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज की बात करी है, ये बहुत ज्यादा, आप एक जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं लोग आपको एक आइडियल मानते हैं, ये इतना ज्यादा फॉर्मल ड्रेस भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और इतना ज्यादा ये, अगर आप लोगों ने टीवी भी देखा हो, ये सन्यासी आयुर्वेद वाले महाराज हैं, इनका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि दवाई बेचते हैं। और बीच में एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल की तरह आप किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी जज करने की हैं कि मैं इनको अपने अंदर लाऊंगा। अभी आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, इतनी बातें मैंने पर्सनालिटी की और आयुर्वेद के विषय में बताई, तो ये भी काम हमारा ही होगा ना कि आपको बताएं कि आप कैसे अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर देंगे। सबसे पहली चीज, आज आप यहाँ मेरे विचार से, अभी मेरा स्क्रीन फुल है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं। हाँ, लगभग 500 से ऊपर बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं। और आप अपने आप को ये देखिए कि आप ये जो भी हम बोल रहे हैं ये आप कैसे याद रखेंगे। तो हमेशा आज से ही एक हैबिट आप बना लीजिए कि हर चीज को हमें नोट डाउन करना है, हर चीज को लिखना है। अभी जब फिजिकली आपका कॉलेज खुल जाएगा, या जो अभी ट्रांजैक्शनल कोर्स में आप गए होंगे अपने कॉलेजेस में,
तो वहां जो है आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर सवेरे 9-10 बजे से लेकर और शाम तक आप कितने लोगों से मिले, आप हर चीज को लिखिए। आज मैं अमुक से मिला, आज मेरी उससे ये बात हुई, इसमें आदत डालिए। आप लोगों को नहीं है आदत, लेकिन हमेशा से एक डायरी और एक पेन साथ रखिए। कहीं कुछ भी आपको दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, आप उसको नोट डाउन कीजिए। और 3 वर्ड मैं कहता हूं, ये मेरी हमेशा से पेट वो है, ऑब्जेक्टिव्स, फोकस एंड प्रोग्रेस। आपके ऑब्जेक्टिव्स सेट होने चाहिए, वो मैं या कोई और नहीं बता सकता। एग्जाम्पल दी जा सकती है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अच्छे से आयुर्वेद पढ़ना है। डोंट मेक बिग ऑब्जेक्टिव्स। बहुत बड़े बड़े गोल अभी से स्थापित करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको फर्स्ट ईयर पास करना है, आपको आयुर्वेद को बेसिक समझना है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपका फिक्स हो गया। उसके बाद उस पर फोकस कीजिए, इधर उधर डाइवर्ट अपने मन को मत होने दीजिए, और एक प्रोग्रेस की स्पीड फिक्स कीजिए। कोई भी चीज है, आप उसको एक फ्लो चार्ट बनाइए कि मुझे ये चीज इतने दिन में सीखनी है, किस तरीके से सीखनी है। एक दूसरे के साथ में आप बात करिए और डिस्कशन कीजिए। दूसरी चीज है कि आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, फैसिलिटीज वर्सेस फैकल्टी। इसमें आज आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे जिनका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं। ऑल दीज आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली। तो फैसिलिटीज वर्सेस फैकल्टी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत पुराना पैटर्न है कि जब भी वहां बच्चे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ ये चर्चित रहता है कि मुझे सेंट स्टीफेंस मिल जाए, मुझे हिंदू कॉलेज मिल जाए, मुझे SRCC मिल जाए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो वहां भी काउंसलर्स यही कहते हैं कि डोंट रन बिहाइंड द इंस्टीट्यूशंस, फैसिलिटीज की तरफ मत भागिए। आप ये देखिए कि जो आपको सीखना है उसको सिखाने वाले कैसे हैं। अब ऐसे कई आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जिनकी बिल्कुल बराबर में मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और आयुर्वेद के आयुर्वेद कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अंतर दिखाई देगा, लेकिन वो एज पर गाइडलाइंस है। तो उसकी तरफ देखकर परेशान मत होइएगा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आपके पास अच्छे अध्यापक हैं, आपको सिखाने वाले लोग हैं, तो सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है। दूसरा ये है कि आपको लाइब्रेरी की आदत डालनी पड़ेगी। लाइब्रेरी का मतलब फिजिकल लाइब्रेरी तो है ही है, लेकिन अभी कोविड टाइम में जहाँ सारा कुछ ऑफलाइन हो रहा है, ऐसे में लाइब्रेरी से मेरा मतलब है कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सर्च नहीं करनी है, उससे अलग भी आप देखिए। और एक निश्चित दिन का 24 घंटे में एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आप उसको 15 मिनट दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं। दैट डिपेंड अपॉन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप जनरल नॉलेज के विषय में भी जरूर पढ़िए। कुछ मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़िए जिससे आपको लगे कि अमुक व्यक्ति था, BMS हमारी तरह से किया और
आज वो कहाँ है। उसके बाद में मेंटर सेलेक्ट कीजिए। मेंटर में सेलेक्ट करने में कॉलेजेस का बहुत बड़ा रोल है। अभी अब यहाँ आप पिछले 4 दिन से हैं, तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म, हम आपको मेंटर कर रहे हैं। तो आप अपने कॉलेज के सीनियर को भी अपना मेंटर बना सकते हैं, अपनी फैकल्टी में से किसी एक को मेंटर चूज कर सकते हैं। और वो मेंटर जब आप चूज करेंगे तो वो एक खाली टीचर और अध्यापक और विद्यार्थी का रिलेशन नहीं है। वो एक ऐसा होगा कि जहां आप अपनी हर कमी को उसके सामने चर्चा करेंगे, अपनी अच्छाई को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को। और वो मेंटर अगर असली में मेंटर है तो वो उसको सुन के ना हंसेगा, ना आपको अप्रिशिएट करेगा, वो उसको एनालाइज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अगले 5 साल तक आपके साथ में बिहेव करेगा। एक आउटपुट वर्सेस इनपुट। अब आपने अगर फ्रेश जूस पीना है और आपने अनार का जूस पीना है, तो अनार के जूस को का आउटपुट लेने के लिए अनार ही न डालना पड़ेगा उसमें। उसमें गाजर डालने से तो अनार का जूस नहीं निकल सकता। सो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपको एक अच्छा फिजिशियन बनना है। आपका आउटपुट टारगेट है कि मुझे बहुत अच्छा फिजिशियन बनना है, तो उसके लिए इनपुट क्या दे रहे हैं आप? इनपुट देंगे तभी एक अच्छे फिजिशियन के रूप में आपका आउटपुट होगा या आउटकम होगा। कभी आगे मौका मिलेगा तो आउटपुट और आउटकम में क्या अंतर है वो भी चर्चा करेंगे। और इसमें जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शंस हैं। ऑब्जर्व करने की पावर डालिए। अगर आप कॉलेज में हैं और अपने हॉस्टल से अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं तो आपके पैसेज में अगर प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनको देखिए। आपको नहीं पता उनका क्या नाम है, डोंट वेट, फॉरगेट इट, लेकिन उनको देखिए। और जब आपको लगेगा ये तो कोई जाना पहचाना सा लग रहा है, तब आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं इस प्लांट का नाम जानूं। जब तक आप ऑब्जर्वेशन ही नहीं करेंगे कि ये भी कोई प्लांट है क्या, तब तक आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं आएगी। हर एक चीज में ऑब्जर्व कीजिए। दूसरे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए, और इंटरेक्शन की पावर बढ़ाइए। अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन कीजिए, अपने सीनियर्स के साथ में इंटरेक्शन कीजिए। ये एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन जो है आपका उस समय बहुत काम आएगा जब 3rd ईयर में आपका क्लिनिकल स्टार्ट होगा। आपको कोई पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नहीं देगा, पेशेंट्स को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, लेकिन वहां आपके प्रोफेसर ओपीडी में होंगे, आप उनके साथ में होंगे। तो जब तक आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर्स क्रिएट नहीं करेंगे आप, पेशेंट ने अपनी प्रॉब्लम बताई, फिजिशियन ने उसकी प्रॉब्लम सुनी, उसके बाद में आपके प्रोफेसर ने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया। यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि पेशेंट ने ये प्रॉब्लम बताई तो सर ने ये लिखा। अगली बार जब उसी तरीके का दूसरा पेशेंट आएगा तो सर ने दूसरा लिखा। ये आपकी तभी समझ में आएगा जब आप ऑब्जर्वेशन पावर आपके अंदर होगी। फिर आप इंटरेक्ट कीजिए, सर आपने पिछले पेशेंट को ऐसे लिखा था। ये सारी चीजें अगर आप अभी से डेवलप नहीं करेंगे तो वहां भी खाना पूरी होगी। नो वन इज केयरिंग फॉर यू।
आपको नॉलेज देने के लिए लोग तैयार हैं। अब वो जमाना चला गया कि गुरुजी डंडा मार के पीट पीट के आपको पढ़ा देंगे। ये ना अप टू यू कि आप कितना किससे लेना चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके फ्यूचर के लिए रखी हैं यहाँ पर। आपको इनसे अभी से आरंभ करना देना पड़ेगा, तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट से एक बहुत अच्छे फिजिशियन के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी जो बीएमएस के विषय में आपके मन में क्या है? अभी तक तो दिल्ली में यही था कि मैं किधर जाऊं। अब जब बीएमएस कर लेंगे, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी आपका फर्स्ट ईयर है, लेकिन ये इनसाइट देना आपको बहुत जरूरी है। क्या है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा इसके बाद में, तो मैं एलोपैथ की प्रैक्टिस करूंगा या मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करूँ। मैं अगर जॉब में जाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नर्सिंग होम्स में जाऊंगा, वहाँ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बनूंगा या कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर बनूंगा, या मैं आईसीयू को मैनेज करूंगा। एवरीवेयर आवर बीएमएस ग्रेजुएट्स, they are managing ICU like anything. उसके बाद में अगर मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा तो मैं किस सब्जेक्ट में जाऊंगा? तो ये कुछ डिलेमा हैं जो हमारे बच्चों के साथ थ्रू आउट 5 इयर्स तक चलते रहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में ही उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किधर जाना है। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आप एमडी करना चाहेंगे, एमएस करना चाहेंगे, या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ ये अगर आपने मोटो बना लिया कि नहीं मुझे तो पीजी ही करना है, तो बेटा ये इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए कि मुझे जो है फिजिशियन बनना है, तो आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो जाइए, अदरवाइज मत जाइए। उसके बाद में एक वर्ड ये आपके सामने अगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एसएमएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, यही सब कुछ है। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो become the master of that by acquiring knowledge from here, there and anywhere. Establishment, कोचिंग, राइटिंग, ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो एकेडमिक्स में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उधर अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो एक बहुत रफ सा आइडिया है कि आप क्लिनिक कर सकते हैं, एक छोटी सी क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं, आप पंचकर्मा का सेटअप बना सकते हैं, या बहुत नई चीजें जो आज से ही आप जिनको फोकस में रख सकते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। आप प्रकृति पढ़ेंगे, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे आहार विहार पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जो आहार विहार आयुर्वेद ने फोकस किया है, इट्स मोर देन आहार विहार, इट एक्ट्स लाइक मेडिसिन ऑल्सो। तो आप उसको अंगीकार करके आप एक्सक्लूसिव क्लिनिक्स उसके कर सकते हैं, या अपनी क्लिनिक में एक्सक्लूसिव डेज उसके लिए रख सकते हैं। वेलनेस और मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स आप खोल सकते हैं। एक बहुत नया फील्ड है न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का। आयुर्वेद के लोगों के लिए ये वरदान है, ये समझिए आप। प्रकृति और नाड़ी परीक्षा के लिए एक्सक्लूसिव क्लिनिक्स खोल सकते हैं। उसी तरीके से स्वर्ण प्राशन और जो ग्रह संस्कार हमारा है, उसके लिए आप अलग से क्लिनिक खोल सकते हैं।
ये इतना वाइड एरिया है जिसमें सुपर स्पेशलिटी कह सकते हैं आप इसको। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा, बहुत देर से आप सुन भी रहे होंगे, आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। ये बहुत सारे फोटोज हैं, इसमें 7, 8, 10 फोटोज हैं। इनको हम दो कैटेगरी में आपके सामने लेकर आए हैं। एक वो है जो आपसे 5 से 7 साल बड़े हैं या 10 साल बड़े होंगे, आप ही की लगभग एज के हैं, जिन्होंने बीएमएस किसी ने 4 साल पहले किया, किसी ने 7-8 साल पहले किया। एक ग्रुप ऐसा है कि जो 50 इयर्स के आसपास है, बट नॉट मोर देन 50 इयर्स। वो कैसे एक्सेल किए हैं अपने अपने फील्ड में। अभी ये देखिए, ये चारों लोग जो हैं दे आर बिलो 40, यानी कि ये 35 वर्ष के आसपास के हैं। तो इसमें आप ये आशीष है, छिंदवाड़ा में है, 2013 या 14 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ये सारे ही 2013 के बाद के पास आउट है। इनका इंटरेस्ट किसमें था? मेडिसिन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में। कुछ साल तक क्लिनिक किया, अपने लिए मेडिसिन बनाते थे, उसके बाद में क्लिनिक बंद करके मेडिसिन बनाने लगे। तो आपका अगर इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस 5 ईयर जिसमें भी जाता है, आप उधर जाइए, अपने आप को एक्सेल करेंगे। आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हैं। प्रज्ञान त्रिपाठी, आप उज्जैन में हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, और नाड़ी विशेषज्ञ के रूप में और एक पंचकर्मा सेंटर इन्होंने बना रखा है। ये अपने अनुज जैन हैं, आजकल फेसबुक पर अगर आप लोग देखते हो तो काफी एक्टिव हैं। ग्वालियर में हैं, इमरजेंसी मेडिसिन के एक अच्छे ज्ञाता के रूप में हैं। अक्षय चौहान इज क्वाइट यंग और पैरा सर्जिकल की ट्रेनिंग भी देने लगे हैं। रक्त मोक्षण है, जलोकावचरण है, कपिंग है, इस तरीके के ये सारे नए बच्चे हैं। शशांक मलिक हैं, नोएडा जैसी महंगे सेक्टर में, सेक्टर 26 में एक्सक्लूसिव पंचकर्म का सेंटर चलाते हैं। और डे 1 से जैसे ही पास किया था, इनका यही था कि मुझे केवल और केवल मुझे जनरल प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे पंचकर्म का ही सेटअप लगाना है। इसी तरीके से ये भी उतने ही यंग हैं जितना आप लोग हैं। श्याम तिवारी हैं, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज से बीएमएस किया। उसके बाद में इनको लगा कि नहीं, संस्कृत पढ़े बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो बेंगलोर में एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा है, वहां गए। 1 वर्ष तक इन्होंने वहां पर संस्कृत का अध्ययन किया, आयुर्वेद को रिविजिटेड किया। और अब इलाहाबाद में जो वहां का टॉप मोस्ट सबसे महंगा कमर्शियल मॉल है, वहां आप प्रैक्टिस करते हैं। साहिर लेंगर हैं, बहुत छोटे से कस्बे में, अखनूर के पास में एक छोटा सा कस्बा है जम्मू कश्मीर में, वहां अपनी एक्सक्लूसिव आयुर्वेद की क्लिनिक चलाते हैं। जम्मू से ही पास आउट किया है। ये हार्दिक जी हैं। ये अभी हम लोगों ने एक कोविड पर एक लेक्चर सीरीज की है। आप एक गुजरात में भावनगर में आप
एक्सक्लूसिवली कोविड के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं। ऐसे ही आपका भी इतना ही एज है, और मेहुल जी हैं, आप भी गुजरात से हैं। ये अपने महेंद्र जी हैं, ये मेडिकल ऑफिसर हैं गुजरात में, और इन्होंने वहां कमाल किया हुआ है। आबिद जी भी मेडिकल ऑफिसर है उत्तर प्रदेश में, और एमडी पीएचडी हैं। मैडम का जो आप देवांगी जी हैं, और इनके मैं कुछ पिक्चर्स आगे दिखाऊंगा कि इन्होंने किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है आयुर्वेद में। ऐसे ही अपने राय साहब, एसके राय हैं इलाहाबाद में, इनका भी मैं जिक्र करना जरूर चाहूंगा कि जब इन्होंने फाइनल BMS किया, इनके फादर इलाहाबाद में रेलवे में पोस्टेड थे, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे? मैं प्रैक्टिस करूंगा। कि इलाहाबाद का जो भी महंगे से महंगा नर्सिंग होम होगा, वहां मुझे एक चैम्बर चाहिए। तो जीवन ज्योति करके इलाहाबाद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां इन्होंने अपना चैम्बर लिया। और उन दिनों जब इन्होंने स्टार्ट किया, तो जो सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंसी थी वो 200 रुपीज थी एट दैट टाइम। तो ही स्टार्ट चार्जिंग 250 रुपीज। अब इन्होंने वहां अपना एक बहुत बड़ा सिविल लाइंस में मकान जमीन लेकर जगोत्तम के नाम से एक पंचकर्म का बड़ा सेंटर बनाया है। इसी तरीके से ये कुछ लोग हैं जो 50 के आसपास हैं। ये तन्मय गोस्वामी जी हैं, उडुपी में बहुत बड़ा रिजोर्ट है, और रसिया में है, एक दो कंट्री में और भी है। नितिन जी हैं, ये विश्व आयुर्वेद परिषद के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, और ग्रेटर नोएडा में एक 7 स्टार ब्लिस हेल्थ विलेज के नाम से इन्होंने बनाया है। 7 स्टार मीन्स द सेंटर हैविंग excellent 7 स्टार फैसिलिटीज। वैद बालेंदु जी हैं, ये यंगेस्ट पद्मश्री हैं आयुर्वेद कह सकते हैं। इनके 3 फॉर्मुलेशन अभी नए मतलब रिसेंटली इन्होंने कमर्शियल उसके लिए दिए हैं, जिसका इन्होंने 2.5 करोड़ रुपया चार्ज किया है। ऐसे ही ये कुछ अगर देख रहे हैं आपको 4-5 लोग हैं मेरे साथ में, ये सब आयुर्वेद के लोग हैं, और ये सब ऑस्ट्रेलियन हैं, माने नाउ दे आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। ये संतोष यादव है, मेलबर्न में है, और बहुत अच्छा काम वहाँ आयुर्वेद पे लोग कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आपको ये ऐसा बनना है जो आजकल छवि आ रही है कि कहीं भी टेंट लगाकर आयुर्वेद का काम हो रहा है, या कुछ ये इमेजेस हैं। ये नासिक का आयुर्वेद हॉस्पिटल का क्लिनिक है, ये उसका रिसेप्शन है। ये अभी मैंने देवांगी जी का जो वर्णन किया, ये उनका जोगी हॉस्पिटल की कुछ पिक्स है। तो
लोगों के मन में रहता है ना कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है। सो यू कैन नोटिस ये उनका वहाँ की फार्मेसी है, यहाँ से एंट्री है, ये रिसेप्शन है, अगेन रिसेप्शन। तो ये उनका चैम्बर है। ये पंचकर्म का रूम है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाया कि आप थोड़ा सा देखिए कि आयुर्वेद कहाँ है। अब आयुर्वेद वो आयुर्वेद नहीं रहा कि वैद्य जी के पास चारों तरफ कूड़ा कबाड़ा या अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं। Now it totally depend upon you, which way you want to grow. अब इसके बाद में ये तो आई बात सारी कि हम आयुर्वेद में ये कर सकते हैं। बीएमएस के बाद में, बियॉन्ड बीएमएस, आप क्या कर सकते हैं? आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग में दो बड़े फील्ड हैं। एक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में, विच यू कैन अचीव बाय योर नॉलेज which you gathered during these 5 years. अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं, सबके पीछे एक ही चीज है कि आयुर्वेद को बहुत अच्छे से पढ़ा लोगों ने। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आजकल बहुत डिमांड में है, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप आयुर्वेद में आ रहे हैं। तो कैसे टैबलेट बनती है, किस तरीके से मोस्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को आयुर्वेद में इंटीग्रेट किया गया है, इस सब की जानकारी आपको अगर है तो देयर इज ए ह्यूज गैप, बहुत आवश्यकता है इसकी। मेडिसिनल प्लांट बहुत बड़ा फील्ड है। एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी नहीं, एग्रोनॉमिक्स, यानी कि एग्रीकल्चर को हाउ यू कैन इंटीग्रेट एग्रीकल्चर विद इकोनॉमिक्स। तो एक ही एग्जांपल दूंगा कि हमारे वे सारे बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं और उनके पास में एग्रीकल्चर लैंड है, तो अभी तक जो कन्वेंशनल खेती होती आ रही है, उसके स्थान पर आप अपने आयुर्वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाकर आप वहां मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और उस मेडिसिनल प्लांट की अगर प्रोसेसिंग भी आप वहीं कर सकते हो तो ये एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। एग्जांपल, अगर आपने हल्दी लगाई है या आपने अश्वगंधा बोया है, तो वहां से उसको आपने कलेक्ट किया और जो हर्ब सेलर्स हैं उनको बेच दिया, तो आपको बहुत थोड़ा सा ही मार्जिन मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आपने उसको एक्सट्रैक्शन करने का प्लांट लगा लिया तो आपकी इनकम मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। एंड बिकॉज यू आर ट्रेंड फॉर दैट, इसलिए मेडिसिनल प्लांट में एक बहुत बड़ा फील्ड है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, हो सकता है जितने बच्चे आज जुड़े हुए हैं उनको लगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी आयुर्वेद का कोई रोल हो सकता है क्या, बट अगेन इट इज ए वेरी प्रोमाइजिंग सेक्टर के जहां बहुत कुछ काम करने को है। और अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे, जैसा कि ज्यादातर नौजवान करते हैं, बच्चे करते हैं, तो 4-5-6 साल हो गए होंगे, आप थोड़ा सा अपने आप को बैक उसमें जाकर कोशिश कीजिए कि हमारा एक क्रिकेटर था यहाँ का, दिल्ली का, उसको इंजरी हुई और वो 15 दिन तक उसने इलाज कराया श्रीलंका में। तो दैट वाज एन आयुर्वेदिक रिसोर्ट जहां से वो ठीक होकर आए। ऐसे ही अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो जस्ट एक मैं आपको इंसाइट दे रहा हूं,
आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि आप अगर रेसलिंग में इंटरेस्टेड है तो रेसलिंग में किस तरीके की इंजरी होती है। वहां उनका घुटना टूट सकता है, उनके ईयर लोब्स अमूमन टूटे मिलेंगे आपको, उनके नोज बोन टूट जाएगी। तो आपको उस इंजरी को ध्यान रखना है। सेकेंडली, आयुर्वेद की कौन औषधि या कौन हमारा पंचकर्म का प्रोसेस उसकी हीलिंग को ज्यादा फॉरवर्ड कर सकता है, ज्यादा फास्ट कर सकता है। तो ये सारे यू टेक एनी स्पोर्ट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ injuries occur during the practice or during the game. उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। वेलनेस सेंटर आजकल बहुत कॉमन सा नाम हो गया। भारत सरकार ने भी लगभग 12,000 के करीब वेलनेस सेंटर अक्रॉस इंडिया खोले हैं। क्लिनिकल रिसर्च अगेन ए न्यू फील्ड। अगर आप लोगों का लिटरेरी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप क्लिनिकल रिसर्च में पीजी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करा रही हैं। एमबीए कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में कभी आया होगा क्या कि आयुर्वेद का बच्चा भी एमबीए कर सकता है, बट यस, आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट 10 years बैक स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ के एक ही बैच के 15 बच्चों ने कैट क्लियर किया था। इसके अलावा आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है भारत का, वहां उन्होंने एक्सक्लूसिवली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स स्टार्ट किया है। बाकी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में बीएमएस एज एलिजिबल डिग्री को मान के एडमिशन देते हैं। इग्नो जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है वो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कराती है। आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं, बहुत बड़ा फील्ड है। उसके बाद में कंटेंट राइटर की बहुत डिमांड है। वीडियोस के लिए, यूट्यूब के लिए, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए बहुत सारा कंटेंट आयुर्वेद से रिलेटेड ऑथेंटिक चाहिए, उसकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। आजकल एक बहुत बहुत बड़ी संख्या में हमारे ग्रेजुएट्स हायर किए जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर। चूंकि 4 साल से आईआरडीए ने जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं उन सबको ये कहा है कि आप आयुष की जो पद्धतियां हैं उनको भी आप उसमें कवर करेंगे, और उनके पास में क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है जो एक्सेस कर सके कि किस तरीके से होता है। तो वहां भी एक एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर, फार्मा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा कठिन विषय है। समय मिले तो देखिएगा कि आईपीआर का क्या रोल होता है और हम किस तरीके से उसमें जा सकते हैं। बहुत कम लोग आयुर्वेद के हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट को जानते हैं या उस फील्ड में उन्होंने कुछ काम किया है। साइकोलॉजिस्ट, मेरा अपना मानना यह है कि आयुर्वेद अगर अच्छे से पढ़ा है किसी ने तो आयुर्वेद से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता। सो आफ्टर बीएमएस यू कैन गो फॉर मास्टर्स इन साइकोलॉजी और इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। आईपीएस और आईएएस, स्टेट सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज, अभी चूंकि मैं आप लोगों का रिएक्शन नहीं देख पा रहा हूं, बट जितने भी ये जो सीरीज है
ये लगभग 25 कॉलेजेस में हम कर चुके हैं और इसी साल जो ट्रांजैक्शनल कैरिकुलम था 5 कॉलेजेस में हम इसको फिजिकली किया, तो तब बच्चों से अंदाज लगता है कि दे और है वेरी आश्चर्यजनक, उनको लगता है कि आईपीएस और आईएएस में भी एमएस हो सकते हैं क्या। स्टडी अब्रॉड, बाहर आप किस तरीके से जाकर अपने आप को सेटल कर सकते हैं क्या, तो वहाँ लेटरल एंट्री है। आयुर्वेद को एज स्पेशलाइज्ड फील्ड बाहर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और साइकोलॉजी ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां हमारे बच्चे खूब बाहर जाते हैं। वो फिर कभी एक सेशन ऐसा ही रखा जा सकता है कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं। अभी मैंने कंटेंट राइटर की बात करी थी। ये 2018 में पीजी एंट्रेंस एग्जाम में इस लड़की ने टॉप किया था और ऐसे ही कंटेंट राइटर पे जब चर्चा हो रही थी तो अब उसने अपना चारू शर्मा है, इसने अपना YouTube चैनल शुरू किया है और ये बच्चों को ट्यूटोरियल देती है कि कैसे आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग अगर मोबाइल से जुड़े हैं तो हो सकता है बहुत क्लियर आपको ना दिखे। ये सारे के सारे लोग नीलेश से लेकर राजेंद्र कुमार जी, जिनसी विलियम, ज्वाला नितिन, बोंदारेस बलिराम जी, ये सारे बीएमएस हैं और आज की डेट में ये सभी के सभी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा में। आप पंजाब में कमिश्नर हैं म्युनिसिपल के और श्री लक्ष्मी विलियम जो नीचे है ये यूपी में ही आईएएस हैं। पिछले जब मेरा कांटेक्ट हुआ था तो प्रतापगढ़ में, ये फतेहपुर में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थी व्हेन शी स्टार्टेड हिज कैरियर इन उत्तर प्रदेश। और नितिन ज्वेल्स ये आसाम उड़ीसा गवर्नमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वहां का एक पब्लिक सेक्टर कंसर्न है इपकॉल। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं कि आप बीएमएस करने के बाद में कहाँ जा सकते हैं। हमारे देश में आईएएस से ज्यादा लुक्रेटिव कोई सर्विस नहीं है, तो ऐसे हमारे 50 से अधिक ग्रेजुएट्स हैं जो बेसिकली बीएमएस हैं और उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया। ऐसे राखी मित्तल है, ये जॉइंट डायरेक्टर हैं आयुष की ही, हिमाचल प्रदेश से ही बीएमएस किया और उसी डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर रही। ऐसे ही जयावती ठाकुर हैं, ये बीडीओ कुल्लू है। तो ये स्टेट सर्विसेज में है और इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ मैं वंदना वर्मा का। ये डॉक्टर वंदना वर्मा जी हैं, ऋषिकुल से इन्होंने बीएमएस किया। उसके बाद में इन्होंने यूपी का जो अपना स्टेट सिलेक्शन कमेटी यूपीएससी वो क्रैक किया और ये बीडीओ हो गई। लेकिन बीडीओ बनने में भी इनको लगा कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस। उसके बाद में इन्होंने उत्तराखंड को पुलिस सर्विस कमीशन को अपियर हुई और ये उनकी लेटेस्ट फोटो है। ये रुद्रपुर में डिप्टी एसपी है। बलिराम जी
बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं, महाराष्ट्र से ही बीएमएस किया है। ऐसे ही श्री लक्ष्मी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में है, नीलेश जी उड़ीसा के हैं, और केतन पटेल जी, केतन पटेल जी आईपीएस हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और फरीदकोट के एसएसपी हैं। ये ऊपर वही एक अपने कॉलेज में जब जिन सीआर विलियम गई थी तो ये उनके कॉलेज ने उनको फेलिसिटेट किया था, ये उस टाइम की फोटो है। और ये राजेंद्र जी हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट बीएमएस अगर गवर्नमेंट में हैं तो ये आज की डेट में भी पीएम ऑफिस में डायरेक्टर हैं। ये दो और चित्र हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं रमा जयसुंदर जी को। रमा जयसुंदर जी प्रेजेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में प्रोफेसर हैं। आप पीएचडी हैं एनएमआर में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से। जब इनको लगा कि मुझे आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो इन्होंने 6 साल की छुट्टी ली और श्री जयन सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज तमिलनाडु से इन्होंने बीएमएस किया। अभी जो कोविड पर मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स बनी है उसमें भी आप एक मेंबर हैं। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए इसलिए दे रहा हूं कि हाईली प्लेस्ड हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट होने के बाद भी उनको आयुर्वेद में इंटरेस्ट हुआ और अब वो आयुर्वेद की बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं। एंड शी इंटीग्रेट आयुर्वेदा विद मॉडर्न साइंस इन ए वेरी स्मार्ट वे। ये शायद सब लोगों ने देखा होगा। ये कौन है, इनका नाम अभी सामने होते तो हम पूछते आपसे। ये एक्टर हैं विनीत सिंह। इनकी 3 फिल्में बहुत चर्चित हुई, एक मुक्केबाज, गैंग ऑफ वासेपुर, और अभी नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर एक बड़ी सीरीज आई थी बार्ड ऑफ ब्लड्स, उसमें भी इनका। अब इनकी फोटो यहाँ क्यों है? ये क्वालिफाइड बीएमएस हैं और एमडी हैं आयुर्वेद में। जैसे जयसुंदर जी का इंटरेस्ट आयुर्वेद में हुआ, इनका इंटरेस्ट यहाँ से हटकर एक्टिंग में चला गया। And now he is a good established actor. अब लास्ट में ये नजदीक हम आ रहे हैं अपने टाइम के, 1 घंटा मुझे मिला था, 1 घंटा होने जा रहा है। कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जो आपके लिए बहुत दरवाजे खोल सकती हैं। उसमें आप फ्रेंच सीख सकते हैं, जापानीज सीख सकते हैं, इटालियन, रशियन, मैंडेरियन। ये जिस सीक्वेंस में मैंने इनको लिखा है सीखने में उतनी ही आसान है। संस्कृत ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए। उसके बाद में अगर सिंपलेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज है जो सबसे जल्दी आप सीख सकते हैं वो फ्रेंच है, फिर जापानी, फिर इटालियन, देन रशियन, देन मैंडरिन मीन्स चाइनीज। इनको सीखने से क्या होगा
कि जब आप इनके बेसिक कोर्स कर लेंगे, यानी कि आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप इसको इंटरप्रिटेट कर सकें, तो आपके लिए एक इतना बड़ा कैनवास आएगा, आप यकीन नहीं कर सकते कि आयुर्वेद की इन डेप्थ नॉलेज होने के बाद अगर आपके पास में ये फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, तो आप कहां जा सकते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन राइट नाउ। लेकिन कुल मिलाकर ये लास्ट स्लाइड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। लेकिन अंत में यही बात मैं कहूंगा कि बिना मेहनत के आज तक किसी को कुछ भी अचीव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अगर किसी को हुआ है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म है। आप मुझसे, मेरा मोबाइल नंबर है, जब आपका मन करे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है, लिंक्डइन पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा अभी सभी बच्चों से, क्योंकि ये आपके पास क्लिकेबल उसमें नहीं पहुंच रहा होगा लिंक, आप यूट्यूब चैनल है माई ऑन आयुर्वेदा, वेरी सिंपल नेम, माई ऑन आयुर्वेदा, उसको जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहां पर अभी हम लोगों ने कोविड से रिलेटेड 15 लेक्चर्स की एक सीरीज की है, वो सारे के सारे लेक्चर्स वहां पर हैं, उनको जरूर देखिए। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा आज आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरीके से हमारे लोग काम कर रहे हैं। माने वहां जब हम देवांगी जी का परिचय वहां हो रहा था, तो उस समय ये कहा गया कि इन्होंने 800 कोविड के पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन वो 800 नहीं थे जब उन्होंने बताया कि ये फिगर कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है, ये 8000 केसेस हैं। तो आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का भी धन्यवाद कि मुझे मौका दिया इन नए बच्चों के साथ में बात करने का। तो आगे की कार्रवाई के लिए महेश इंदिरा जी, और अगर किसी का क्वेश्चन है कुछ भी तो हैंड रेज कर सकता है, और अपने आप को यहाँ से अनम्यूट की रिक्वेस्ट जाएगी तो उसको अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं।